दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे प्रधानमंत्री भी देश को मिले जो बहुत कम बोलते थे और एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी देश देख रहा है जो बहुत बोलते हैं। कम बोलकर अर्थव्यवस्था को संभाल लिया जाए, बहुत बोलकर चुनाव जीतते चला जाए और सत्ता बनती चली जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी से अगर उतर जाए तो फिर क्या होगा। मसला इस वक्त सिर्फ इतना भर नहीं है कि राज्य कंगाल हो चले हैं, मसला तो यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था जिसे केंद्र संभाले हुए है वो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज से डूबी हुई है। इस देश के भीतर में जितने भी सार्वजनिक उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री थी उसकी स्थिति नाजुक हो चली है। जो लिस्टेड कंपनियां भी शेयर बाजार में थी उनकी संख्या घाटे के लिहाज से और नेटवर्थ के लिहाज से लगातार कम होती चली जा रही है। इस देश के भीतर में जो कीमतें बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो स्टील की हो, चाहे गैस की हो, सीएनजी की हो, पीएनजी की हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, जो भी कीमतें बढ़ रही है इन सब का बोझ इस देश की जनता पर ही तो पड़ेगा। और अगर सबको जोड़ने लगिएगा तो आपके पास उतना पैसा आएगा कहां से, ये अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के पास नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के राज्य अगर 80 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं तो केंद्र सरकार भी 46 लाख करोड़ से ज्यादा के एक्सटर्नल कर्ज में डूबा हुआ है। ज्यादातर कर्ज यहां डॉलर से चुकाना पड़ता है और डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता होते चला जा रहा है। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें आरोप प्रत्यारोप देखें या फिर आज हम एक एक पन्नों को खोलते हुए आपको यह बता दें कि जितनी कमाई हर दिन की इस देश में अडानी की होती रही उतना घाटा इस देश में पीएसयू का होता रहा। जितनी कमाई अडानी और अंबानी की प्रतिदिन होती रही उससे कहीं ज्यादा बोझ इस देश की जनता पे हर दिन पड़ता चला गया। ये कौन सी स्थिति है। सब एक ही देश के वासी हैं लेकिन किसी का नेटवर्थ बढ़ते चला जाता है और सरकार अपने ही अधीन जो भी उसके पीएसयूज हैं उसे संभाल पाने में असफल होती है। कौड़ियों के मोल अगर देती है तो नेटवर्थ निजी हाथों का बढ़ता है, कॉरपोरेट का बढ़ता है। तो क्या वाकई इस देश को चला पाने की क्षमता मौजूदा राजनीतिक सत्ता में नहीं है? फैसला आज आखिर में आप कीजिएगा, क्योंकि आज जिस आंकड़ों को लेकर, वह भी सरकारी आंकड़ों को लेकर हम आपसे रूबरू करना चाहते हैं, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि दरअसल चुनाव जीतना ही इस देश का मंत्र हो चला है, अर्थव्यवस्था को गर्त में डालना ही नया मंत्र हो चला है। लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाए उससे कोई माथे पर शिकन आती नहीं और चुनावी जीत के बाद बजते ढोल नगाड़े और खाते हुए लड्डू और आसमान में आतिशबाजी इस देश में चकाचौंध और खूबसूरती भरी खुशी का तरीका और सलीका है। कहां से बात शुरू की जाए? अंबानी और अडानी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि इस दौर में, इस फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ हम जिक्र कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के भीतर में अडानी जो कि 2021 के अप्रैल में लगभग 4.3 लाख करोड़, 4.3 लाख करोड़ उनकी जो कमाई थी वो बढ़कर 7,30,000 करोड़ रुपए हो गई मार्च खत्म होते होते। यानी हर दिन की कमाई 756 करोड़ रुपए होती चली जा रही थी। यह इकोनॉमी अगर कोई कॉरपोरेट संभालता है तो उसे तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। इतने शानदार तरीके से मुनाफा कंपनी को दे सकता है तो देश को क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि जितने भी पीएसयूज हैं उनका नेटवर्थ इतनी बड़ी तादाद में नीचे चला गया और कॉरपोरेट और उसमें भी अंबानी अडानीज का नेटवर्थ इस तेजी से बढ़ गया। दोनों एक ही देश के और दोनों की रफ्तार इसी देश के संसाधनों के ऊपर। अंबानीज 1 अप्रैल 2021 को 5.8 लाख करोड़ यानी 5,80,000 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो बढ़कर मार्च के खत्म होते होते 7,40,000 करोड़ की हो गई और हर दिन की कमाई 378 करोड़ रुपए, यह हर दिन की कमाई है। अडानी की कमाई 756 करोड़ रुपए। अब इसके बाद असल खेल शुरू होता है। इस देश के भीतर में सरकार कितनी सेलेक्टिव हो गई है वो वही बात बतलाती है जिससे वह ढोल पीट सके कि हम इकोनॉमी को संभालना जानते हैं। बीते कई दिनों से आपने देखा होगा सरकार बार बार कह रही है कि हमने इस देश का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है,
जिक्र वित्त मंत्री ने किया, जिक्र कॉमर्स मिनिस्टर ने किया, जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और तमाम अखबारों के बैनर लदे पड़े कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इस दौर में हमारा इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गया, यानी व्यापार घाटा बढ़ गया। इसको जरा सलीके से समझें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो पहली बार 417 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। अच्छी बात है, 470 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो पिछले बार 314 बिलियन डॉलर था, 417 पहुंच गया, यकीनन अच्छी बात है। लेकिन इंपोर्ट जो हमारा था इससे पहले 474 बिलियन डॉलर का था, वह भी बढ़ गया 610 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यानी पहली बार रिकॉर्ड नेगेटिविटी हमारे व्यापार घाटे में उभर कर आई है और यह तकरीबन 192 बिलियन डॉलर की है। यह सरकार क्यों नहीं बताती है या इसे क्यों छुपा लेती है कि जब हम किसी चीज को माल बाहर से मंगाते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है, और जब हम बाहर माल भेजते हैं तो डॉलर कमा लेते हैं। डॉलर कमाना डॉलर देने के मुकाबले अगर बहुत कम रहे और उसका गैप बढ़ता चला जाए तो हमारा एक्सपोर्ट क्या मायने रखेगा। यानी पहली बात, इस देश के भीतर में जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत है वह प्रोडक्ट्स इस देश में बनते रहे हैं, उसका उत्पादन होते रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में हमें वो बाहर से मंगाना पड़ रहा है और इसीलिए हमारा इंपोर्ट भी बढ़ता चला गया और पहली बार उसमें इजाफा 135 बिलियन डॉलर का हो गया, जबकि एक्सपोर्ट में जो डाटा बढ़ा वह 103 बिलियन डॉलर का था। यानी गैप नेगेटिविटी में फिर बढ़ गया। यहां से सवाल आता है कि अगर व्यापार घाटा इस दौर में 88% तक बढ़ा है तो अगला सवाल होगा, क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्या हमारी पूरी इकोनॉमी जो थी वह नीचे चलती चली गई। या संयोग से सरकार ने फरवरी का डाटा दिया जो मार्च में निकल कर आया, जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है जिसे पीएमआई कहते हैं, वह भी 54.9% डाउन हो गया है। इंटरनेशनली समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक शानदार छवि के साथ है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसी है और किस रूप में है। इस देश के भीतर में जिसे सबसे ज्यादा लाभ में रहना चाहिए था वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, एफसीआई। लेकिन आंकड़े और दर्द दोनों बतलाता है कि सरकार की नीतियां, चाहे वो फ्री में राशन देना हो, चाहे एफसीआई के गोडाउन के समानांतर अडानी के गोडाउन के जरिए राज्य सरकार उनसे समझौता करने लगी हो, एफसीआई की बुक को ठीक करने के लिए सरकार ने बड़ा प्रयास किया। बुक ठीक करते करते उसने बोला कि दरअसल अब घाटा कम हो गया है, 2,43,000 करोड़ का ही घाटा एफसीआई के साथ है, देखिए हमने बुक ठीक कर दी। लेकिन ओरिजिनली जब इस किताब के भीतर घुसिएगा तो आप जानिएगा कि यह तकरीबन 4,23,000 करोड़ के घाटे से एफसीआई है। अब यहां से एक अगला सवाल शुरू होता है, इस देश के भीतर में जो भी कंपनियां सरकार चलाती रही और उस कंपनी से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट थे, जो प्रोडक्ट थे, वह घाटे में क्यों चले गए, और वही प्रोडक्ट और वही प्रोजेक्ट अगर प्राइवेट सेक्टर ले गया तो वह मुनाफे में कैसे आ गया, जबकि सक्षमता टेक्नोलॉजी वाइज सारी चीजें पीएसयूज के अनुकूल रही और उससे पहले वो मुनाफा कमाते थे। एक लंबी फहरिस्त है, आपके जहन में बार बार एयर इंडिया जरूर आएगा। एयर इंडिया को हमने बड़े सस्ते मूल्य में दे दिया है, लेकिन एयर इंडिया को बोलिए, आपके जहन में दूसरा नाम बीएसएनएल और एमटीएनएल का भी आ सकता है कि जनाब वह भी तो घाटे में चला गया। तो सवाल, इस देश के भीतर में दूसरी एयरलाइंस मुनाफे में, दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म खुलते चले गए मोबाइल के वह मुनाफे में, लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बीएसएनएल का, वह घाटे में चली गई, जिसके पास सब कुछ था और वो सारी चीजें जनता के टैक्स पेयर के पैसे से खड़ी की गई थी, वो घाटे में चलेगी। लेकिन मसला उतना भर नहीं है। हम कंपनियों के नाम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको लगे थक गए तो बताइएगा। ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एससीएल यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड। एक लंबी फहरिस्त है, बढ़ती चली जाती है और यह संख्या 150 तक पहुंच जाएगी अगर हम नाम लेना सबका शुरू करते चले गए, जो घाटे में चले गए। घाटे में थे नहीं, घाटे में चले गए।
क्यों घाटे में चले गए, और इन्हीं के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता था उस मार्केट को प्राइवेट सेक्टर ने कैसे ग्रैब कर लिया। यह कमाल की चीज है। और जिन जगहों पर जो प्राइवेट सेक्टर इसके समानांतर जो कंपनियों को खड़ा करते रहे, उसको संभालने के लिए जो भारत सरकार से रिटायर्ड अधिकारी थे जो इन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहे थे मिनिस्ट्री के तहत, वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। बहुत सारे लोग रिलायंस में भी चले गए, बहुत सारे लोग अडानीज के साथ भी चले गए, दूसरी कंपनियों के साथ भी चले गए। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की कंपनियों में काम नहीं होता है, वहां काम होता है। सरकार की जो परिस्थिति है उसमें अपनी इकोनॉमी को ठीक बनाए रखने के लिए सरकार चाहती है कि वो सिर्फ पैसा उसके पास आ जाए, गवर्नेंस मैक्सिमम हो गई तो उसको चलाते रहें। यही परिस्थिति बतलाती है कि एक के बाद एक जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें चाहे टोल टैक्स हो, चाहे दवाई हो, एक एक चीज को देखिए तो टोल टैक्स से जो जनता पर बोझ पड़ा वो तकरीबन 6,220 करोड़ रुपए। दवाई जो जिंदगी के लिए बेहतरीन दवाई 800 दवाइयां थी, उसके जरिए जनता पर बोझ 10,000 करोड़ का। घर बनाना इस दौर में लगभग 18% कॉस्टली हो गया है, क्योंकि सीमेंट और स्टील दोनों कॉस्टली हो गए। गैस के जरिए जनता पर बोझ लगभग 27,000 करोड़ का। खाद के जरिए जनता पर बोझ लगभग 9,500 करोड़ का। जो पेट्रोल का बोझ वो लगभग 30,000 करोड़ का हो चला है जो जनता पर बोझ पड़ेगा। जो सीएनजी है वो लगभग 1,04,000 करोड़ रुपया उसका बोझ अलग से पड़ेगा। यानी कुल मिलाइएगा तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बोझ आपके जहन में तुरंत निकल कर आ जाएगा कि यह बोझ तो बढ़ गया। अब यहां पर अगला सवाल बहुत साफ निकलता है कि इस बोझ के आसरे जो दूसरे बोझ महंगाई के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उस पर भी नकेल कस पाने की स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि यह 1.5 लाख करोड़ सरकार के पास आएंगे। सरकार जो खर्च कर रही है उसके खर्च में कोई कमी नहीं है, और जो सरकार अपने तौर पर दुनिया से कर्ज लेती है और जो एक्सटर्नल डेब्ट जिसको कहते हैं, वह इस दौर में एक रिकॉर्ड बना रहा है। 614.9 बिलियन डॉलर, 614 बिलियन डॉलर मानकर चलिए, लगभग 615 बिलियन डॉलर। इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग आएगा 46,50,000 करोड़ रुपया। ये कर्ज है हमारे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, जो एक्सटर्नल डेब्ट है। और ये डेब्ट लेने की परिस्थितियों के भीतर में जो बात निकल कर आई, उसमें डॉलर में लगभग 52% डॉलर से चुकता करना है, 32% लगभग रुपए से चुकता करना है, और 6.7% एसडीआर जो आईएमएफ ने बनाया था कि जो इंटरनेशनल करेंसीज का बास्केट है उसके तहत भी आपको देना है। यूरो के तहत भी आपको लगभग 3.5% को आपको चुकता करना है। यानी दुनिया के बाजार के हिसाब से हमारा रुपया मजबूत रहे, यह बनाने की दिशा में कौन काम करेगा। और जब कर्ज बढ़ते चला जाएगा और रुपए की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो यह तो बड़ी छोटी सी इकोनॉमिक्स है। यह क्यों नहीं सरकार समझ पाई, या सरकार जानती समझती रही कि सत्ता मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक्स बाद में देख लेंगे। इकोनॉमिक्स जब बाद में देख लेंगे तो उसके लिए हमने निकालना शुरू किया कि आखिर खेल क्या है। पूरा का पूरा बड़ा आसान सा खेल है। यह आसान खेल इसलिए है क्योंकि हमको लगता है स्टॉक एक्सचेंज से समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज में जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, जिसको हम लोग सीपीएसई कहते हैं, उसका जो मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप अगर 2019 में देखिएगा तो लगभग 13,80,000 करोड़ का था। 2020 में देखिएगा तो वो कम होके 8,20,000 करोड़ का हो गया। 2021 में देखिएगा तो वो लगभग 7 लाख करोड़ का हो गया। यानी 2 बरस के भीतर वो लगभग आधा हो गया जो मार्केट कैप था, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 58 कंपनियां थी, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बीएसई कंपनी का था, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2019 में लगभग 9% था, घट के वो 7% हुआ, और घट के लगभग 6% पर आ गया। यानी साल भर में वो लगभग 5,60,000 करोड़ रुपए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साल में घटा। उसके बाद 2 लाख और घट गया। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें हम अपने लिस्टेड कंपनियों को नहीं संभाल पाते हैं, शेयर बाजार में उसकी अपनी मार्केट नेटवर्थ कम होती चली जाती है,
मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स नहीं दे पाते हैं, उसके समानांतर प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स रेंगने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो कॉरपोरेट के हिस्से में जो कंपनियां आती हैं, भारत सरकार की भी कंपनी आती है, उसका जिक्र हर कोई ये करता है और सामान्य लोग हमसे भी कहते हैं, अरे जनाब वो तो घाटे में थी तो उसको सेल कर ही देना चाहिए, बेच ही देना चाहिए। वह जरा समझने की कोशिश कर लें, कॉरपोरेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है उसके ऊपर उतना बर्डन नहीं होता है जितना भारत की सरकारी कंपनियां सरकार के हितों की रक्षा के लिए या इस देश के भीतर में सरकारी खजाने को सरकार के अनुकूल बनाए रखने के लिए जितना पैसा देती है, उतना पैसा कॉरपोरेट नहीं देता है। तो सारा बोझ अपनी ही कंपनी पर, और वो कैसे होता है इसको भी समझिए। मसलन जैसे शुरुआत करते हैं सीएसआर टैक्स के जरिए। सीएसआर जो माना जाता है कि कॉरपोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए कंपनियां घाटे में आने लगी और सरकार ने जब जारी किया, बोले कि 2019 में यही सरकार का जो अपना जैसे शेयर बाजार का कैप था वो लगभग 13 लाख करोड़ का था, तब उसने 3,870 करोड़ रुपए सीएसआर में दिए, जो 150 कंपनियां उस लिस्ट में आती है जो सीएसआर का पेमेंट करेगी।